उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। वित्त वर्ष 2024-25 में पूंजीगत मद में 15 अक्टूबर तक यानी 6 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी मात्र 3,140 करोड़ की राशि खर्च की जा सकी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये काफी कम है। वित्त वर्ष 2023-24 में पहली छमाही में 4,800 करोड़ की राशि खर्च की गई और अब वित्त वर्ष की दूसरी छमाही की अवधि में 11,000 करोड़ से अधिक खर्च करने का दबाव सरकार पर है। वित्त वर्ष 2024-25 में विकास योजनाओं और परिसंपत्तियों के निर्माण कार्य के लिए पूंजीगत मद में 14,857 करोड़ का बजट प्रदान किया गया और इसमें भी 4,479 करोड़ की राशि विभागों को खर्च के लिए आवंटित की जा चुकी है। बजट खर्च के आंकड़ों पर नजर डालें तो चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बजट आवंटन में से मात्र 3,150 करोड़ रुपए ही उपयोग में लाए जा सके हैं। विभागों की माने तो वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से लेकर जून माह तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से विकास कार्यों की गति ढीली रही। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने कहा कि केंद्र में नई सरकार बनने से केंद्र में बजट देरी से आया। मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर फोकस है। खनन से काफी आमदनी हुई है। जीएसटी में उम्मीद से कम प्राप्ति हुई है। देखिए, उसमें 2-3 चीजें जैसे मैंने बता दिया था। एक तो हम लोगों के यहाँ पर वो वेदर जो है हमारा काफी इस बार खराब रहा है, नंबर 1। दूसरा जो मैंने कहा हुआ था कि इलेक्शन से हमारे यहाँ पर भी व्यय का स्थिति जो है वो प्रभावित हुई है। तीसरा ये है कि जो हम लोग व्यय की जब एक प्रोजेक्शन करते हैं, उस प्रोजेक्शन में हम लोग भारत सरकार से भी कितनी धनराशि हमें अवमुक्त होगी उसका भी जो है एक कंपोनेंट वो भी होता है, क्योंकि भारत सरकार में भी नई गवर्नमेंट फिर से स्थापित हो गई है, उनके रिलीजियस स्लेट से आए हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि सभी राज्यों में इस बार व्यय का जो प्रमाण जो है वो थोड़ा आगे खिसक जाएगा और हमारे राज्य में भी उसी तरह की स्थिति है। लेकिन हाँ, किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों के पास जो पर्याप्त धनराशि है तो उसका हमें उपयोग कर लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी भी उसको समय समय पर जो है उसकी समीक्षा कर दे रहे हैं। हम लोग को साथ ही में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जो हमारे खुद के आय के संसाधन है उन पर हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही अच्छी हमारी एक ग्रोथ दिखे, बहुत अच्छी हमें वृद्धि दिखे उसमें। उसके लिए भी हम लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। इस बार खनन से जो धनराशि हम लोगों को प्राप्त हुई है वो बहुत ही ज्यादा बहुत एनकरेजिंग है। हम चाहते हैं कि वही ग्रोथ जो है हम लोगों को आगे बढ़ती रहे। जीएसटी की ग्रोथ उतनी नहीं दिख रही है, जो हम लोगों का भी थोड़ा उस पर सोचने की जरूरत है, उस पर प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है। इसकी मॉनिटरिंग निरंतर रूप से जो है हमारे स्तर से हो रही है। विभागों को निर्देश दिए जा रहे हैं। जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी मदद ली जाती है, उनका मार्गदर्शन किया। तो केदारनाथ धाम यात्रा जनपद की मातृशक्ति के लिए किसी वरदान से कम नहीं। जनपद में संचालित महिला समूह के लिए ये यात्रा बेहद शुभ साबित हुई। आपको बता दें, इस वर्ष 16,53,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंचे, जिसका सीधा प्रभाव मातृशक्ति की आय एवं आर्थिकी पर भी देखने को मिला। और आपको बता दें, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के चलते महिला समूहों के व्यवसाय को हर वर्ष नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। केदारनाथ यात्रा से जुड़े विभिन्न महिला समूहों ने गत वर्ष जहां करीब 70 लाख का कारोबार किया था, वो इस वर्ष बढ़कर करीब 1 करोड़ रुपए पहुंच गया है। जिला प्रशासन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर, ग्रामीण उद्यम तत्परण और परियोजना सहित अन्य विभागों के माध्यम से जनपद में मातृशक्ति की आजीविका सुधारने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मातृशक्ति से के महिला समूह गठित कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि कितना सफल रहा ये आंचल आउटलेट का कमाल। सफल रहा आंचल आउटलेट का प्रयोग उत्तराखंड की महिला समूह की एक बड़ी उपलब्धि यहाँ बताई जा रही है। आपको बता दें, केदारनाथ यात्रा के दौरान 1 करोड़ का कारोबार जो है महिलाओं द्वारा किया गया है। 500 से अधिक महिलाओं को इसमें रोजगार सीधा तरीके से मिला है। मातृशक्ति की आजीविका में लगातार सुधार हो रहा है। आपको बता दें, 500 से अधिक महिलाओं को यहाँ सीधा रोजगार मिला है और मातृशक्ति की आजीविका में लगातार सुधार हो रहा है।
केदारनाथ में प्रसाद बेचकर महिलाओं ने 30 लाख का व्यवसाय किया है। आपको बता दें, रोजगार के साथ स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिल रहा है। और आपको बता दें, आंचल आउटलेट का प्रयोग काफी सफल माना जा रहा है। उत्तराखंड के महिला समूह को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और केदारनाथ यात्रा के दौरान 1 करोड़ का कारोबार किया गया है। 500 से अधिक महिलाओं को सीधा रोजगार मिला है। मातृशक्ति की आजीविका में लगातार सुधार हो रहा है। केदारनाथ में प्रसाद बेचकर महिलाओं ने 30 लाख का व्यवसाय किया है और रोजगार के साथ स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा यहाँ मिला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख भी सामने आ गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया 13 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पंच पूजाओं के तहत 13 नवंबर से पहले दिन गणेश पूजा, उसी दिन शाम को गणेश मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे। 14 नवंबर को केदारेश्वर व शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। 15 नवंबर को खल्क पुष्कर पूजा व वेद चर्चाओं का वाचन बंद होगा। 16 नवंबर को महालक्ष्मी को कड़ाई भोग भी चढ़ाया जाएगा। 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। कपाट आपको बता दें रात 9:07 पर बंद किए जाएंगे। 18 नवंबर को कुबेर उद्धव गुरु शंकराचार्य की गद्दी का प्रस्थान होगा। कुबेर उद्धव गुरु शंकराचार्य की गद्दी पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेगी। तो आपको बता दें कि पंच पूजाओं के तहत 13 नवंबर से पहले दिन गणेश पूजा की जाएगी। उसी दिन शाम को गणेश मंदिर के कपाट बंद होंगे। 14 नवंबर को कादेश्वर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। 15 नवंबर को खल्क पुस्तक पूजा व वेद ऋचाओं का वाचन बंद होगा। 16 नवंबर को मां लक्ष्मी को कढ़ाई भोग चढ़ाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने राज्य स्थापना दिवस के राज्यवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज भी 24 साल के अंतराल में राज्य के कुछ ज्वलंत विषय ऐसे हैं कि जिन पर ना तो सरकारें काम कर पाई है, ना ही कोई इसका ठोस समाधान अब तक निकाल पाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि चाहे स्थायी राजधानी का विषय है या राज्य में विकास के लिए ठोस निर्णय की जरूरत भाजपा की सरकार हमेशा है नाकाम साबित हुई है। उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है 9 नवंबर, जिस तारीख को हम उत्तर प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य के रूप में आए। राज्य गठन के लिए अनेकों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। महिलाओं ने अपने बच्चों, अपने परिवार को छोड़कर आंदोलन में हिस्सा लिया। वहीं कई पत्रकार साथियों ने अपनी लेखनी से आंदोलन को मजबूत करने का काम किया, आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। कई सरकारी कर्मचारी और यूनियंस ने तक इसमें प्रतिभाग किया और राज्य के गठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राज्य गठन के लिए जो सबसे पहली चीज थी वो थी कि हमारा जो राज्य है, राज्य बने अलग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हुए हमको लगता था हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमारे को परेशानियां हैं, हमारी जो संस्कृति है उसको नहीं समझा जा रहा, हमारी टोपोग्राफी के हिसाब से यहाँ काम नहीं हो पा रहे हैं और हमारे नेता या प्रशासन हमको नहीं समझ पा रहा है। और वही कारण बना कि अलग राज्य बने। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा आचार व्यवहार सब जो है संरक्षित रहे, इसके लिए लोगों ने आंदोलन किया और अपनी जानों की आहुति कर दी। और कई मेरे साथियों ने, मैं भी और मेरे कई साथियों ने अपनी बहुत समय जेलों में बिताने का काम किया। आज जब मैं पीछे देखता हूं तो हम बहुत पीछे छूट गए हैं। ना तो उन नौजवानों की, नवयुवतियों की वो इच्छा पूरी थी कि उनकी नौकरियां लगेंगी,
न उन खिलाड़ियों की वो इच्छा पूरी हुई कि वो खेल में आगे बढ़ेंगे, कहीं रणजी खेलेंगे, कहीं फुटबॉल में आगे जाएंगे, कहीं वॉलीबॉल में आगे जाएंगे, किसी और खेल में आगे जाएंगे। न पर कैपिटा इनकम सुधरी, बल्कि हम और ज्यादा कर्ज में डूब गए। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक आज कर्ज में है। वहीं इन कुछ सालों में हमारे मुख्यमंत्रियों ने हमको बेवकूफ बनाने का काम किया। जहां पंडित नारायण दत्त तिवारी ने एक लंबी लाइन खींची, सिटपुल की स्थापना की, रोडों का चौड़ीकरण किया, रोडों का सुधारीकरण किया, वो पैसा लेके आया और राज्य को आगे तरक्की के रास्ते पर ले गए। इन्वेस्टमेंट नीट हुई। त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में सिफर, न नौकरियां लगी, न वो इन्वेस्टमेंट धरती पे दिखाई दी। फिर धामी जी ने इन्वेस्टमेंट नीट की, कोई रिजल्ट नहीं। वही हालात आज भी हैं, बल्कि नारायण दत्त तिवारी जी के प्रयास से जो यहाँ कंपनी आई थी, फैक्ट्रीज आई थी, उनमें से भी बहुत सारी कंपनीज बंद होकर वापस चलेगी। अपराध में हम बहुत आगे बढ़ गए। ममता जोशी बहुगुणा से लेकर अंकिता भंडारी तक, उत्तर काशी की 4 SC/ST की बहनों से लेकर संतरेसा में 14 साल की बेटी का बलात्कार और हत्या। दुख संघ के चेयरमैन जेल में होते हैं, पद में होते हैं। 2 जिलों के मंडल अध्यक्ष बीजेपी के आज रेप के केस में जमानत में बाहर। वहीं SSST भर्ती घोटाले में और पटवारी पेपर लीक की वजह से लोगों के सपने टूटे हैं। राष्ट्रपति आती हैं, राष्ट्रपति की यात्रा रूट से 150-200 मीटर की दूरी पर डकैती बढ़ जाती है। नौजवान आंदोलन करते हैं स्वच्छ साफ व्यवस्था के लिए, जिसमें कोई उनके कैरियर में डाका ना डाल सके, लेकिन उनकी पिटाई होती है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने की कोशिश। खबरों का सिलसिला यही जारी रहेगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदूषण से निपटने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक पर्यावरण प्रदूषण कम करने की ज्वलंत चुनौती से निपटने की नई तकनीकों पर चर्चा करेगी। इसके लिए आईसी इंजन propulsion एंड कंबस्शन विषय पर ग्राफिक्स एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ग्राफिक्स एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनशाला ने पत्रकारों को बताया कि इस सम्मेलन में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विभाग के सचिव व इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ और मिसाइल वैज्ञानिक नीति आयोग के सदस्य व ग्राफिक्स एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर वी के शास्त्रवत और भी शामिल होंगे। और सम्मेलन में दस्तू एनर्जी के सीईओ व मैनेजिंग डायरेक्टर तानु मुखर्जी संवर्धन इंस्टीट्यूट इंडियन सेक्शन के सचिव सी के पांडे के साथ ही देश विदेश के अनेक शीर्ष वैज्ञानिक शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जैव ईंधन के उत्पादन व उपयोग, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉफ्टवेयर, कंट्रोल इंजन, मेथनॉल उत्पादन व उपयोग, हाइड्रोजन से चलने वाले आईसी इंजन, गैस टर्बाइन आईसी इंजन के लिए ऑप्टिकल डायग्नोस्टिक और रॉकेट इंजन, स्प्रे कंबस्शन, सुपरसोनिक कंबस्शन जैसे विषयों पर वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश विदेश के वैज्ञानिक इन विषयों पर 110 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन में यूनाइटेड नेशंस के डॉक्टर उगर यूबेन, सिंगापुर के प्रो यिंगॉट हिगोगी, ताइवान के प्रो मिंग सून वू, नीदरलैंड के डॉक्टर प्रखर जिंदल, आयरलैंड के डॉक्टर आशीष रिस, शिकागो के डॉक्टर शांतनु चौधरी, यूएस के डॉक्टर नारायण स्वामी वेंकटेश्वरी भी भाग लेंगे। तो चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, बताइएगा कि देश विदेश से वैज्ञानिक इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है सम्मेलन?
देखिए, जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड का जो ग्राफिक चेहरा है वो कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धियों को लेकर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि लगातार जो छात्र वहां पर पढ़ते हैं उनको अलग अलग तरीके की जो कार्यशालाएं हैं उसमें शामिल होने का कहीं ना कहीं मौका जरूर मिलता है। और वहीं देखिएगा कि हाल ही में एक दोस्त दिवसीय जीसी का सम्मेलन रखा गया था, जिसमें देश भर के जो वाइस चेयरमैन है वो उसमें जुटे थे और उस पर भी कहीं ना कहीं जो साइबर अटैक लगातार होते हैं उस पर चर्चा की गई थी। और अब एक बार फिर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो ग्राफिक चेहरा है उसमें 2 दिवसीय सम्मेलन है, जिसमें देश भर के जो वैज्ञानिक हैं वो जुटते हुए नजर आएंगे। और ये वैज्ञानिक कहीं ना कहीं जो आप देखते होंगे कि लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी दिवाली पर आपने देखा होगा कि लगातार प्रदूषण बढ़ा है। और इतना ही नहीं बल्कि जो हवा में यानी कि कहा जा सकता है कि आसमान में उड़ने वाले जो यंत्र हैं, चाहे वो रॉकेट की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, तमाम तरह के ऐसे हैं उनसे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ता है। क्योंकि कमल घनसाला ने साफ तौर पर बताया है कि जो इस तरह के ईंधन होते हैं यानी कि जो उनमें ईंधन डलता है तो उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण बनता है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिकों की टीम है वो उत्तराखंड में जुट रही है और 2 दिवसीय सम्मेलन रखा गया है। इसमें सभी जो तमाम इसरो हो या फिर DRDO अलग अलग संस्थाओं के जो अधिकारी हैं वो इसमें जुटते हुए नजर आएंगे, सदस्य इसमें जुटते हुए नजर आएंगे और वो कहीं ना कहीं प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए इसमें चर्चा की जाएगी। सीधा सीधा लाभ भी युवराज बताइएगा कि सम्मेलन में कितने वैज्ञानिक शामिल होने के लिए आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए वैज्ञानिक की यदि बात करें तो देश भर से वैज्ञानिक बुलाए गए हैं और जो वैज्ञानिक हैं वो DRDO के वैज्ञानिक भी होंगे। और खास बात यह है कि जो कहा जाए कि इसरो के अध्यक्ष वो इसमें खुद सम्मिलित होने आ रहे हैं। तो कहना कि एक बड़ी बात ये उत्तराखंड के लिए है कि इस तरह का सम्मेलन उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो ग्राफिक एरा के छात्र हैं उनको भी काफी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं ग्राफिक एरा आगे बढ़ चढ़कर काम करता है और लगातार यहाँ के जो छात्र हैं वो बड़े बड़े ओहदे पर कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक के क्षेत्र में बात करें या मेडिकल के क्षेत्र में बात करें, तमाम क्षेत्र में कहीं ना कहीं ग्राफिक से निकले हुए छात्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी, ये सम्मेलन कितने दिन तक चलेगा? जी बिल्कुल, ये सम्मेलन का 2 दिन का समय रखा गया है, यानी कि आज और कल ये सम्मेलन चलेगा और राजधानी देहरादून के अंदर ही ग्राफिक एरा में ये सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें तमाम वैज्ञानिक जुटेंगे और कहीं ना कहीं छात्रों को भी इससे एक सीख मिलेगी कि वो किस तरीके से इस वैज्ञानिकों से सीख कर किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और केवल ग्राफिक एरा के छात्रों को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के छात्रों को इसका लाभ जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद धनराज। तो धनराज हमें अपडेट कर रहे थे कि प्रदूषण से निपटने पर किस तरह से सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है और देश विदेश से वैज्ञानिक इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार हो रहे पलायन के मुद्दे को लेकर जहां विपक्ष लगातार सरकार का घेराव कर रही है, वहीं सरकार भी पलायन को रोकने के लिए कई योजना चलाने के बड़े बड़े दावे कर रही है। लेकिन सरकार के इन मुद्दों को अगर आप बता दें कि इन दावों के बाद भी उत्तराखंड का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने पलायन को लेकर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं पलायन को लेकर धर्मपुर विधायक का क्या कहना था। पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है और पलायन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं तमाम तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा निकाली गई हैं। वहीं हमारे साथ मौजूद है विधायक विनोद चमोली जी, उनसे भी जाने कि आखिर पलायन के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। सर, लगातार देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर पलायन है। पलायन के लिए आपने अभी अपने संबोधन में भी कहा है कहीं ना कहीं अपने जो घर है, पुराने घर है, उनसे जुड़ना चाहिए। तो किस तरीके से अपील करेंगे जनता? मैं बड़ा स्पष्ट मेरा मानना है कि सरकारें आपको बेहतर वातावरण दे सकती हैं, सरकारें आपको विकास दे सकती हैं, लेकिन आपको आपके घर में नहीं बिठा सकती हैं। आपको अपने घरों को और अपनी जड़ों को स्वयं देखना होगा। उत्तराखंडी को ही उत्तराखंड को बनाना होगा। सरकार सिर्फ व्यवस्थाएं कर सकती है। सर, जिसके साथ सम्मेलन भी किया जाए, यदि इसी तरीके से सम्मेलन हो तो क्या लगता है कि जो बाहर लोग जॉब कर रहे हैं वो अपना योगदान उत्तराखंड को देंगे? निश्चित तौर पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा। अब जैसे मैंने अपनी बात कही तो मैंने तो अपने में चिंगारी डाली है, पता नहीं किस पे आग लगा के बड़ा माहौल खड़ा कर दे। तो मैंने अपने मन की बात कही है। अब इतने सारे लोगों में कोई तो किसी के तो घर करेगी, कोई तो अपनी जड़ों की ओर लौटेगा। तो कहीं न कहीं अपनी जड़ों को सींचने का काम हमारा अपना काम है, ये सरकार नहीं कर सकती। तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि आग लगाने के लिए चिंगारी की आवश्यकता होती है और वो चिंगारी कहीं ना कहीं आपने भरी है। तो क्या आपको उम्मीद है कि जो बाहर लोग यहाँ से काम कर रहे हैं उत्तराखंड में आएंगे और उत्तराखंड के जो उनके पुराने गाँव हैं या घर हैं उनको फिर से मैंने आपको उदाहरण भी दिए। मैंने अपने गाँव से अपना उदाहरण दिया कि मैंने ये करके देखा है।
मैंने जगह जगह लोगों को प्रेरित किया है, लोगों ने वहाँ पर अपने घर बनाने प्रारंभ किए हैं, गाँव में जाना प्रारंभ किया है। मैं स्वयं अपने बच्चों को लेकर वहाँ जाता हूँ। जब मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं कोई वैष्णो देवी नहीं जाता, रामेश्वरम नहीं जाता, मैं जाता हूँ अपने पितरों के पास, अपने गांव के देवता के पास, मैं जाता हूँ अपने नरसिंह के पास, अपने नागरगा के पास, अपने मंजूगोत के पास, मैं अपने पितरों पे जाता हूँ। मैं चाहता हूँ लोगों में भी ये भावना घर करे, लोग भी घरों को वापस लौटे। बिल्कुल कहना चाहिए प्लान रोकने के लिए एक चीज जरूरी है कि जो लोग हैं उनको भी समझना होगा कि वो यहाँ से प्लान न करें, और यदि प्लान अपनी जॉब के लिए कर रहे हैं या फिर रोजगार के लिए कर रहे हैं तो उनको कहना चाहिए उत्तराखंड के लिए भी योगदान देना चाहिए। क्योंकि अभी आपने विनोद चौमोली विधायक को सुना, उन्होंने किस तरीके से एक उदाहरण देकर कहा कि जब भी वो चुनाव जीतते हैं तो कहना चाहिए अपने पैतृक गाँव जाते हैं, ना कि वो किसी मंदिर जाते हैं, ना फिर वैष्णो देवी जाते हैं, बल्कि वो सीधे अपने पैतृक गाँव पहुँचते हैं और पैतृक गाँव में जाकर अपने देवताओं के पास जाते हैं और उनसे कहना चाहिए उसका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। तो इसी तरीके से कहना चाहिए जनता को उत्तराखंड से जुड़ने के लिए ये प्रेरणा लायक है कि कहना चाहिए जो लोग प्रवास कर रहे हैं। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।